नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है संसद होती क्या है, क्या क्या प्रावधान संसद के संबंध में किए गए हैं, कहाँ पर आर्टिकल नंबर में कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, कौन से भाग से मिलकर संसद बनी होती है। कंप्लीट बहुत अच्छे से मैंने उसके बारे में बात की है। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीट देखो। आज हम बात करने वाले हैं संसद से अगला एक भाग हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा होती क्या है, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। कितनी सीट्स होती हैं राज्यसभा में, वर्तमान में कितनी सीट्स हैं, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कौन करते हैं, कितने क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं, उन सभी की हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखना। करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और आज का टॉपिक है अपना राज्यसभा, यानी राज्यसभा होती क्या है, राज्यसभा की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अच्छे से और ध्यान से आप लोग समझना। राज्यसभा होती क्या है, राज्यसभा के बारे में बात करें तो सबसे पहला यदि पूछा जाए कि संविधान में प्रावधान कहाँ पर किया गया है राज्यसभा का, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 80 में प्रावधान राज्यसभा का देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 80 में प्रावधान राज्यसभा का किया गया है। और यदि हम इसकी बात करें, इसके किस तरीके से संरचना होती है, कितने सदस्य होते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें राज्यसभा का संरचना कैसी है, यानी कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, उन सब की हम बात करें तो उसको भी आप लोग यहाँ ध्यान से समझना। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटें, तो अच्छे से और इसको ध्यान से आप लोग देखना। यदि आपसे पूछा जाए टोटल सीट्स कितनी हैं, तो यहाँ पर आप लोग उसको समझो। टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल सीट कितनी है, स्ट्रक्चर से हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर कुल सीट कितनी है, कुल सीटों की बात की जाती है तो कुल सीटों हैं 250 सीटें हैं टोटल राज्यसभा में। और यदि हम बात करें वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में जिनका हम अब की गई हैं वर्तमान में प्रावधान, वर्तमान में सीटें, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा 245 सीटें हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करें कि सदस्य कहाँ से कितने चुने जाते हैं यहाँ पर राज्यसभा में, यानी हम बात करें राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं और मनोनीत कितने किए जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यदि 250 सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ मनोनीत की हम लोग बात करें तो कितने मनोनीत किए जाएंगे, तो आप सबको पता है मनोनीत की बात की जाए तो 12 सदस्यों का मनोनयनकरण कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और कहाँ पर किया गया है प्रावधान, आर्टिकल नंबर 80 का 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और यदि आपसे बात की जाए कि कितने निर्वाचित किए जाते हैं, तो निर्वाचित की हम लोग बात करें तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है निर्वाचित कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो जब 12 सदस्य मनोनीत हो चुके हैं तो यहाँ पर कितने सदस्य शेष बच जाएंगे, आपका आंसर होगा 238 सदस्य क्या होंगे जो निर्वाचित होंगे। अब बात हम यहाँ पर करें निर्वाचित सदस्य क्या सारे के सारे राज्यों से निर्वाचित होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से भी निर्वाचित होंगे, तो उसका भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर बात की जाए राज्यों से कितने निर्वाचित होंगे राज्यों से, और हम बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ से कितने सदस्य मनोनीत होंगे उनकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर उसको अच्छे से आप लोग ध्यान से समझ लो।
राज्यों से बात की जाती है तो राज्यों से हमारे कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 234 सदस्य राज्यों से मनोनीत किए जाते हैं, 234। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो कितने सदस्य, 4 सदस्य यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से किए जाते हैं। अब ये 234 सदस्य जितने हमारे राज्य हैं वहाँ से क्या किए जाएंगे, निर्वाचित, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से क्या किए जाएंगे, हमारे निर्वाचित किए जाएंगे। अब हम बात करें वर्तमान की कंडीशन में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कितने का निर्वाचन होता है, उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। यदि बात की जाए मनोनीत की तो कितने सदस्य मनोनीत होंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को ही मनोनीत किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो वहाँ आपका आंसर होगा, जब 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत हो चुके हैं तो कितने सदस्य शेष बच जाएंगे, तो आप कहेंगे 233 सदस्य हमारे क्या बच जाएंगे, शेष यहाँ पर बच जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करें राज्यों से कितने सदस्य मनोनीत होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे। राज्यों से बात की जाए, राज्यों से और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों से, तो वहाँ पर कितने सदस्य मनोनीत होंगे, उनको भी आप लोग अच्छे से याद यहाँ पर रखना। हम लोग बात करें किससे, राज्यों से बात की जाए तो राज्यों से कितने सदस्य होंगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों की आप लोग यहाँ पर याद रखो, बस केंद्र शासित से कितने होते हैं, 4, और बाकी जब 4 सदस्य हमारे 233 में से यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं तो यहाँ कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो आप कहोगे 229 सदस्य यहाँ पर क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, 229। अब आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ कहाँ से हमारे मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उनका भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। यदि बात की जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं निर्वाचित, दिल्ली, और यदि हम यहाँ पर बात करें पौंडीचेरी। अभी तक का जो प्रावधान किया गया है, और उसके बाद हम बात कर लेंगे और क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से निर्वाचन इनका होता है, सबके हम लोग बात करेंगे। तो अब वर्तमान की कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, तो दिल्ली से 3 और हमारे पौंडीचेरी से कितना है, 1 सदस्य कहाँ आता है, राज्यसभा में। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर भी बन चुका है तो वहाँ के प्रावधान की हम लोग अब क्या हो जाएगी, संख्या इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर ये परिदृश्य देखने के लिए मिलता है राज्यसभा में सीटों के संबंध में, कि इतनी सीटें इसके लिए होंगी, इतनी राज्यों से, इतनी केंद्र शासित प्रदेशों से, तो वहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा को क्या क्या शक्ति प्राप्त हैं, किसका निर्वाचन होता है, योग्यताएं हैं, कौन राज्यसभा सदस्य बनेगा, उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं राज्यसभा में नेक्स्ट प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आप लोग यहाँ पर ही लिख लो इसको प्रावधान कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चार क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। कितने क्षेत्रों से, तो वहाँ आपसे पूछ लेता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल नंबर 80 के 3 में प्रावधान इसका देखने के लिए मिलता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अब बात की जाए वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर याद रखना। साहित्य है, दूसरा है कला,
और फिर है यहाँ पर इसके बाद विज्ञान, और उसके बाद यहाँ पर है सामाजिक सेवा। इसको अच्छे से और ध्यान से आप लोग याद रख सकते हैं। साहित्य पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कला है, तीसरे नंबर पर विज्ञान और चौथे नंबर पर सामाजिक सेवा से क्या किए जाते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे क्या राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं सदस्यों को। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और पानी आप लोग अधिक पिया करो कि मौसम ही ऐसा चल रहा है। बाकी पानी तो आपको अधिक ही पीना चाहिए। ये आपको लिखना नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पानी अधिक पीना चाहिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, है ना। बीच बीच में पानी आप लोग पिया करो, साथ के साथ जब भी क्लास लिया करो तो वहाँ पर पानी अधिक आप लोग पिया करो। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा में कैसे प्रावधान किया गया है, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो राज्यसभा में आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है, और इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि राज्यसभा को जो शक्तियाँ होती हैं और राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे हम लोग बात करें धन विधेयक के संबंध में, तो वहाँ पर अधिक शक्ति जो प्राप्त है, केवल किसको प्राप्त है, वहाँ पर अधिक शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त होती है। जब धन विधेयक पेश किया जाता है, क्या होता है धन विधेयक उसकी तो हम लोग बात कर लेंगे, और क्या वित्त विधेयक होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। पर जो अधिक शक्ति प्राप्त होती है धन विधेयक के संबंध में, वो किसको प्राप्त होती है, वो केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त होती है। उसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ याद रखेंगे। अभी हम लोग बात कर लेंगे जो शक्तियाँ होती हैं राज्यसभा की वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि यहाँ सदस्यों का निर्वाचन की बात की जाए तो सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए निर्वाचन के लिए, उनकी भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, राज्यसभा के संबंध में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उसको आप लोग ध्यान से और अच्छे से समझना। तो क्या है राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा बनी किस लिए है, पहले उसका प्रावधान आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझो। राज्यसभा में राज्यों से सदस्यों का निर्वाचन होता है, और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब लिखना है राज्य, यहाँ पर क्या प्रावधान है। राज्यसभा में राज्यों से सदस्यों का निर्वाचन होता है, और इसमें राज्य जो वोटिंग करते हैं, वोट डालने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए, वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब करते क्या है राज्यसभा सदस्य, उनकी हम लोग बात करते हैं, यानी राज्यसभा में होता क्या है उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं, कम शक्ति प्राप्त हैं। इसको अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रख सकते हैं। ये है हमारी जो मेन है आर्टिकल नंबर 80 में लिखने के लिए। ये तो मैंने आपको चुनाव में भी आपको लिखवाना है कि निर्वाचन करते समय वोटिंग कौन करता है, वहाँ भी मैं आपको लिखवाऊंगा। पर ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है ये कि राज्यसभा जो होती है वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है और वोटिंग कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्य करते क्या हैं, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या होती हैं, कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये वाला प्रावधान आर्टिकल नंबर 80 में देखने के लिए मिलता है। ये प्रावधान समझाने के लिए मैंने ऊपर की लाइन लिखी थी, बाकी अभी मैं लिखूंगा। अब बात हम यहाँ पर करें किसकी, कि यहाँ पर जो सदस्य बनेगा उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए या फिर कार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, कि किसको बनाया जाएगा राज्यसभा में सदस्य, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें। तो अब हम लोग बात करते हैं बनेगा कौन सदस्य है, यानी राज्यसभा सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं। राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, किसको बनाया जाएगा राज्यसभा सदस्य, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सभी को आप लोगों को पता है योग्यताओं के संबंध में, भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 30 ईयर एज क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो। और उसके बाद हम बात करें लाभ के पद पर ना हो, और मंत्री पद को छोड़कर लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद होता क्या है, ये मैंने आपको राष्ट्रपति में समझाया है कि किसको लाभ का पद हम लोग कहते हैं, उसको भी आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखा है तो। फिर उसके बाद यदि और प्रावधानों की बात करें तो दहेज प्रथा, इस तरीके के जो प्रावधान हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें शामिल विषयों में, जैसे हम बात करें दहेज प्रथा की बात करें, चुनाव में भ्रष्ट आचरण की हम लोग बात करें, तो इस तरीके के जो प्रावधान हैं उनमें दोषी नहीं होना चाहिए। या फिर और भी कोई प्रावधान संसद बनाती है तो उन प्रावधानों को पूरा करना उसको होगा जो राज्यसभा सदस्य बनेगा। ये योग्यताओं के संबंध में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बात करें पहली योग्यता क्या है, तो सबसे पहली योग्यता आप सबको पता है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरे कंडीशन की हम लोग बात करें, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और हम लोग यहाँ पर बात करें लाभ के पद पर न हो। और इसमें मंत्री का जो पद होता है वो लाभ के पद में शामिल नहीं होता। तो मंत्री पद लाभ के पद में शामिल नहीं होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रख सकते हैं। और बाकी सारे प्रावधान कहाँ पर किए गए हैं, और अन्य प्रावधानों की हम बात करें तो जन प्रतिनिधि अधिनियम
1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 2003 ये चेंज बदलाव हुआ है इसके अंदर, तो 2003 में उसका नाम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और 2003 में बदलाव हुआ में दिए गए प्रावधान, ये जब लोकसभा सदस्य में आपको पढ़ाऊंगा योग्यता, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी लिखवा दूंगा कि यहाँ पर ये क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, बस आप लोग यहाँ इसको याद रख लो। और उसके बाद नंबर 5 की हम यहाँ पर बात करें, ऐसे प्रावधान जिनको संसद बनाती है या जिनका संसद निर्माण करती है, ऐसे प्रावधान जिनको संसद बनाती है उनका पालन करता हो, उनको पूरा करता हो, ये लिखो आप। तो ये प्रावधान किसके संबंध में देखने के लिए मिलता है? योग्यताओं के संबंध में देखने के लिए मिलता है। राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी क्या चाहिए, वहाँ पर एज के लिए आपसे पूछ लेता है। यदि आप लोग राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो वहाँ पर कितनी आयु कंप्लीट करनी होगी, तो आपका आंसर होगा 30 ईयर, 30 वर्ष आपको कंप्लीट करनी होगी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और जब आप लोग यहाँ से एक अच्छे से बात आप लोग, चलो मैं लिखवाता हूँ उसको, ये योग्यताओं के संबंध में बात हो गई है। अब नेक्स्ट कार्यकाल की हम लोग बात करें, फिर उसके बाद मैं पॉइंटों में आपके लिए लिखवा दूंगा पॉइंट और क्या क्या पॉइंट आते हैं। जैसे इसमें आपको लोग वैसे मेंशन क्या करना है, यहाँ पर निर्वाचन होता है किस प्रकार, तो वहाँ पर उसकी विधि को भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, आगे मैं उसको लिखवा दूंगा, ध्यान से आप लोग समझ लो। और प्रावधानों की हम लोग बात करते हैं। अब ये तो हुई राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करें। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो अच्छे से अभी मैंने आपको लिखवाया था, फिर आप लोग यहाँ पर लिखो उसको। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और इनका राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय
यहाँ पर स्थानांतरणीय शब्द भी आप लोग लिख सकते हैं। बाकी एग्जाम में जो आपके लिए लिखा आएगा एकल संक्रमणीय शब्द, इस तरीके का प्रावधान वहाँ पर लिखा मिलेगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से खुला मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। खुला, ध्यान से आप लोग इसको याद रखना, खुला मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो वहाँ पर इसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पर गुप्त मतदान जैसा प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के संबंध में कि राष्ट्रपति का कैसा प्रावधान आता है वहाँ, तो आंसर होता है गुप्त मतदान। और यदि बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की, तो वहाँ आपका आंसर होगा खुला मतदान प्रणाली से होता है। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो वहाँ भी आपका आंसर होगा इस विधि के माध्यम से ही होता है। उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का ये और राष्ट्रपति का भी इसी प्रावधान के तहत किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कार्यकाल होता कितना है इनका, और यदि बात की जाए तो वहाँ राज्यसभा का ही कार्यकाल कितना होता है, उसको भी आप लोग ध्यान से समझना। राज्यसभा का कार्यकाल, अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कहाँ प्रावधान किया गया है कार्यकाल का, तो यदि योग्यताओं की बात करें तो वहाँ योग्यता आर्टिकल 84 में प्रावधान किया गया है। यदि नहीं लिखा हो तो मैंने वहाँ पर आप लोग लिखना। और यदि बात करें हम कार्यकाल की, तो आर्टिकल नंबर 83 में प्रावधान किया गया है। 83 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का या फिर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। हम लोग यहाँ पर बात करें राज्यसभा की, हम लोग बात करें तो कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी अनलिमिटेड होता है, निश्चित नहीं है। कार्यकाल ऐसी जो प्रावधान है सदन, वो क्या होता है, विघटित नहीं होता राज्यसभा, तो इसका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। और यदि हम बात करें किसके संबंध में, राज्यसभा सदस्यों की, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, अपने सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो यदि बात की जाए राज्यसभा की कार्यकाल की, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह एक ऐसा सदन है जो क्या नहीं होता, विघटित नहीं होता है। और उसके बाद हम बात करें राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा 6 ईयर होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। यानी यहाँ पर हम लोग बात करें
राज्यसभा की तो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि स्थायी सदन है ये। और यदि राज्यसभा सदस्यों की बात की जाए तो वहाँ पर कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो वहाँ पर सदस्य किस प्रकार से सेवानिवृत्त होते हैं तो उसको आप लोग यहाँ पर याद रखो। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसको अच्छे से और ढंग से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो बात की जाती है कितना, 6 वर्ष का, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में क्या होते रहते हैं, सदस्य 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब एक प्रावधान भी आप लोग यहाँ पर याद रखो। अब कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि चलो ये 2 वर्ष के अंतराल में होते हैं, 6 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, अब यदि किसी सदस्य की कार्यकाल के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर उसके संबंध में क्या प्रावधान है। जैसे हम लोग बात करें 6 वर्ष में तो कोई सदस्य अपना कार्यकाल कंप्लीट ही करेगा, पर उसको 4 साल में ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, या 3 वर्ष में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर 1 वर्ष के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर उसके स्थान पर जो अगला सदस्य निर्वाचित होगा वो कितने समय के लिए निर्वाचित होगा, अगले नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा, या फिर जो शेष कार्य उसका बचा है उसके लिए निर्वाचित होगा। तो उसके संबंध में अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रखना, उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो उसका कार्यकाल किस प्रकार होता है। यदि किसी सदस्य की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव, नए सदस्य का निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए, नए सदस्य का निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए होगा, इसको भी ढंग से और अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर नए सदस्यों का चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन सब प्रावधानों की, जैसे एक सदस्य दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है एक ही समय पर, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रहेंगे, वह कौन सी सदन का सदस्य रहेगा, इस तरीके के प्रावधानों की हम लोग यहाँ पर अब लोग बात करते हैं। तो ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे एक ही सदस्य राज्यसभा के लिए भी चुना गया है, लोकसभा के लिए भी चुना गया है, तो कौन से सदन की सदस्यता रहेगी उसके पास, उन प्रावधानों के संबंध में क्या क्या हमें प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे अब।
तो अब हम लोग बात किसके संबंध में करते हैं, पद की रिक्तिका के संबंध में, यानी यदि पद रिक्त हो जाता है तो किस प्रकार से और क्या क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। पद की रिक्तिका के संबंध में प्रावधान, यानी पद कैसे रिक्त होगा राज्यसभा सदस्य का। तो सबसे पहली कंडीशन कब कब हमारा क्या होता है पद रिक्त, यदि व्यक्ति की उस सदस्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा, पहला प्रावधान। और दूसरे की हम लोग यहाँ पर बात करें तो और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र यदि राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र सौंप देता है तो उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका पद रिक्त माना जाएगा। और मौत हो जाती है तो वहाँ पर तो आप लोग इसको याद ही रख सकते हैं, मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त माना जाएगा। अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि यहाँ ये किसको त्यागपत्र देंगे, यानी राज्यसभा सदस्य त्यागपत्र अपना देगा किसको, तो वहाँ पर आप लोग याद रख लेना, यह अपना त्यागपत्र राज्यसभा सभापति को सौंपते हैं। राज्यसभा सभापति को सौंपते हैं। और राज्यसभा सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति कहलाता है। इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना, क्यों वहाँ पर पूछ लेता है कि राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राज्यसभा उपसभापति को, राष्ट्रपति को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो वहाँ आपका आंसर होगा, यदि राज्यसभा सभापति नहीं लिखा है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति लिखा होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगले प्रावधान की हम लोग यहाँ बात करें, और कैसे पद उसका रिक्त हो सकता है, और कौन सी कंडीशन है, तो और कंडीशन है यदि कोई भी सदस्य राज्यसभा का सदस्य है और वह सदस्य बिना बताए 60 दिन तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तो वहाँ पर यदि कोई सदस्य बिना बताए अनुपस्थित रहता है सदन की कार्यवाही से, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त हो जाती है। ये प्रावधान देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। यदि कोई सदस्य बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कार्यवाही में चल रही है और 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित है तो वहाँ पर उसकी सदस्यता समाप्त
हो जाती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ये प्रावधान वहाँ पर किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कोई भी ऐसा सदस्य है जो दोनों सदनों के लिए चुन लिया गया है, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है। यदि कोई सदस्य दोनों सदनों के लिए चुन लिया गया है, लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया है और राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया है उसको, तो वहाँ पर कौन से सदन का सदस्य वह रहना चाहेगा, उसका अधिकार क्या है, और यदि ऐसा नहीं करता है उस बीच, तो वह क्या प्रावधान उसके संबंध में देखने के लिए मिलता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझना। यदि हम लोग बात करें कोई सदस्य दोनों सदनों के लिए एक ही समय पर निर्वाचित हो जाता है, कोई सदस्य दोनों सदनों के लिए एक ही समय पर निर्वाचित हो जाता है, तो उसको दस दिनों के भीतर संबंधित सदन के अध्यक्ष को यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहेगा, किस सदन का सदस्य रहना चाहेगा। यानी दोनों के लिए चुन लिया जाता है उसको, तो वह उसको खुद को 10 दिनों के भीतर बताना होगा संबंधित सदन के अध्यक्ष को कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करता है, 10 दिनों के अंदर ऐसी सूचना नहीं देता है, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है, तो वह सदस्य लोकसभा का सदस्य माना जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और क्या प्रावधान है। लिया होगा स्क्रीनशॉट। यदि वह सदस्य ऐसा नहीं करता है, कैसा नहीं करता है, जो 10 दिन की सूचना बात की मैंने, 10 दिन की सूचना के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि वह सदस्य ऐसा नहीं करता है, तो वह लोकसभा का ही सदस्य माना जाएगा। तो वह लोकसभा का ही सदस्य माना जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रख सकते हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से सुनो कि वह सदस्य पहले लोकसभा के लिए चुना गया था और उसको बाद में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, तो वह किस सदन का सदस्य माना जाएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले लोकसभा के लिए चुन लिया गया और उसके बाद वह राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है, तो वह राज्यसभा का ही सदस्य माना जाएगा। उसको भी आप लोग ध्यान से अच्छे से याद रख सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर उसको। यदि
कोई सदस्य लोकसभा में, कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य था, परंतु बाद में उसको राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, तो वह राज्यसभा का सदस्य माना जाएगा। तो वह राज्यसभा का सदस्य माना जाएगा। इसको अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशन होती हैं पद की रिक्तिका के संबंध में, वे मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर, और कितने दिनों के अंदर उसको सूचना देनी होगी, और ऐसा नहीं करता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है। पहले लोकसभा के लिए चुना गया था, बाद में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, तो उसके संबंध में क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। यदि सदन की कार्यवाही में सूचना नहीं देता है तो 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये सभी के सभी प्रावधान मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए होंगे। अब वैसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप लोग याद उसको करना, बाकी मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। पहले सबसे अधिक राज्यसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो बाकी सारी सीटों की संख्या तो आप लोग वहाँ पर खुद ही आप लोग उनको पढ़ना, क्योंकि ऐसा प्रावधान देखने के लिए सबसे अधिक ही पूछ लेता है, तो उसको मैं यहाँ लिखवा दूंगा। बाकी सारे प्रावधान और राज्यसभा सभापति फिर उपसभापति कौन होता है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे अलग सभापति उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तब वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। हमने राज्यसभा को कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग राज्यसभा को कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा को, फिर पढ़ लेंगे राज्यसभा सभापति फिर उपसभापति, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलती है। तो एक सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब हम बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या कहाँ पर सबसे अधिक है, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रख लेना, उत्तर प्रदेश कितनी है सबसे अधिक सीटों की संख्या, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसको ध्यान से और अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 80 नहीं है उत्तर प्रदेश का, तो मैंने ये क्या लिख दिया है, यहाँ पर 80 का प्रावधान नहीं है। 80 तो लोकसभा की सीटें हैं, ये यहाँ पर 31 सीटों का प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक सीटों की संख्या, सर्वाधिक सीटों की संख्या कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और इसका निर्धारण, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन या सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो लिख लो इस बात को भी, राज्यसभा सीटों का निर्धारण
सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनता है, वहाँ बनता है कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और कौन से क्षेत्र होते हैं, उनको आप लोग वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया। 4 क्षेत्र होते हैं, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, सामाजिक सेवा है। ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य है। वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल नंबर 80 के 3 नंबर में प्रावधान। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स आप लोग करना, और लगता है आपको पढ़ाने की मैंने बढ़िया कोशिश की है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग किसकी, लोकसभा की। लोकसभा का प्रावधान क्या है।